हेलो प्यारे विद्यार्थियों, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो जैसा कि कंटिन्यू चल रहा है, तो फिजिक्स का पार्ट फर्स्ट, चैप्टर फर्स्ट ख़त्म हो गया है और उसकी थ्योरी और न्यूमेरिकल भी कंप्लीट करा दी। ठीक, अब हम लोग चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं। ठीक, चैप्टर 2 गॉसेस थ्योरम, यानी कि गॉस की प्रमेय। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से कुछ ना कुछ ज़रूर पूछ लिया जाता है। तो गॉसेस थ्योरम का पार्ट फर्स्ट है। ठीक, जिसमें हम आज जो मुख्य रूप से वो वैद्युत फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसके सिवा और भी चीज़ें हैं। ठीक, तो पहले कुछ स्टार्टिंग चीज़ें के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो आज से हम लोग चैप्टर 2 का थ्योरी पढ़ेंगे, फिर इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो जो भी विद्यार्थी पहली बार वीडियो देख रहा है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड की जाए तुरंत आपको जो है नोटिफिकेशन मिल जाए। अभी थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जा रहा, टाइम का इशू हो जाता है, और जैसे ही वो छुट्टियाँ हो जाएंगी तो आपको लाइव क्लासें भी मिल जाएंगी। ठीक, तो अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लग रही तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और अच्छे से पढ़ाई करें। ठीक है ना? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर 2 है गॉसेस थ्योरम, गॉस की प्रमेय, जिसके बारे में हम लोग समझ ही चुके हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक, तो इसमें से लॉन्ग क्वेश्चंस भी पूछ लिया जाता है और शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक, चलिए देखिए, पहला कंडीशन, क्षेत्रफल सदिश। ठीक, अब चलिए हम लोग जान लेते हैं कि क्षेत्रफल सदिश क्या होती है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एरिया वेक्टर। ठीक, तो सबसे पहले ध्यान रखिए, जैसे कोई भी पृष्ठ होता है, ठीक, क्या होता है कि कोई पृष्ठ होता है, जैसे अगर हम किसी वैद्युत क्षेत्र में रखें, ठीक, तो उस वैद्युत क्षेत्र में रखने पर उसमें किसी एक बिंदु को ले लिया जाए और उस बिंदु के अभिलंबवत, ठीक, उस पृष्ठ के अभिलंबवत उसके एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, ठीक, इन वैद्युत बल रेखाओं को वैद्युत क्षेत्र की जो है अधिकतम वैल्यू के साथ माप होती है। ठीक है ना? तो आपकी जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, ये क्या होती हैं कि पृष्ठ के लंबवत न रहकर अन्य कोणों पर रखे भिन्न भिन्न पृष्ठों से गुजरती हैं। ठीक, और गुजरने पर इनकी संख्या क्या है, लगातार घटती जाती है। तो उसकी हम लोग बाद में बात करेंगे। सबसे पहले क्षेत्रफल के बारे में जान लेते हैं। जैसे मान लो ये आपके पास कोई पृष्ठ है, ठीक, ये पृष्ठ है, ठीक, पृष्ठ कैसा भी हो, तो इस पृष्ठ के ऐसे फिर से समझो, ये जैसे इसको हटा देते हैं, ऐसे ये ले लेते हैं, जैसे ये हो गई, है ना, ये हो गई कोई पृष्ठ। अब इस पृष्ठ पर जो क्षेत्रफल सदिश होता है, ठीक, क्षेत्रफल सदिश ये हो गई, ठीक, क्षेत्रफल सदिश। तो क्षेत्रफल सदिश जो होती है, क्या लिखा, बंद पृष्ठ के प्रत्येक क्षेत्रफल अवयव से एक सदिश संबंध होती है। जैसे ये आपका कोई एरिया है, ठीक, ये क्या है, कोई एरिया है, क्षेत्रफल है, ठीक, तो इस पर जो सदिश होगी वो क्या होगी, जैसे ये या तो इसके परपेंडिकुलर ऐसे, या इस पृष्ठ के नीचे, ध्यान रखना दोनों साइड में होता है, या तो ऊपर या तो नीचे। ठीक, तो बाहर की ओर देखो, ये क्षेत्रफल के बराबर तथा दिशा बाहर की ओर खींचे गए अभिलंब की दिशा होती है। यानी कि ये हो गया, तो जैसे ये आपका क्षेत्रफल था, तो इस क्षेत्रफल के ठीक, तो ये आपका पूरा एरिया था, इसके ऊपर ये आपने क्या किया, ये एक लंब रख दिया, ये क्या हो गए, नीचे की तरफ ये लंब हो गया। ठीक, तो यही हमारी क्या होती है, लंब क्षेत्रफल सदिश कहलाएगी। ठीक है ना, यही लंब हमारी क्या कहेगी, क्षेत्रफल सदिश कहलाती है। तो किसी भी क्षेत्रफल, है ना, कोई भी पृष्ठ हो, जैसे आप कोई और दूसरा पृष्ठ ले लो, ठीक, जैसे
मान लो हमने ये ले लिया है ना, ये हो गई, ठीक। तो इसके अब ये क्या हो गई, ये एरिया हो गई, इसका कोई ना कोई एरिया तो होता ही है, ठीक। तो ये हो गया, इसका क्या है, एरिया हो गया ए। अब इसके ऊपर ये आपका जो वेक्टर हो गया, यही हमारी क्या कहलाएगी, सदिश। तो ऊपर की ओर या नीचे की ओर, ठीक, ये हो गया। तो यही हमारी क्या कहलाती है, क्षेत्रफल सदिश कहलाती है, ठीक। तो आई होप आपको क्षेत्रफल सदिश समझ में आ गया होगा कि क्षेत्रफल सदिश क्या होती है, ठीक। तो अब इसकी डेफिनीशन क्या लिखी, तो डेफिनीशन पढ़ते हैं। तो डेफिनीशन क्या लिखा है, बंद पृष्ठ के प्रत्येक क्षेत्रफल अवयव से एक सदिश संबद्ध होती है जिसका परिमाण इस अवयव के क्षेत्रफल के बराबर तथा दिशा बाहर की ओर खींचे गए अभिलंब की दिशा में होती है। यह सदिश क्षेत्रफल सदिश कहलाती है, ठीक। तो अभी जैसा मैंने आपको बताया, ठीक है ना, कि कोई आपका जो है क्षेत्रफल होता है ना, जैसे अगर हम ले लें फिर से, ये हो गया है ना, कैसा भी कंडीशंस ले सकते हो, ये हो गया, ठीक। अब इसके बाहर की ओर है ना, जैसे ये हो गया, तो चाहे बाहर की ओर यानी ये, या तो ये वेक्टर है ना, या तो इधर को, या फिर इसका कंडीशन जो होगा नीचे की ओर भी बन जाती है, ये है ना। तो ये हो गई, तो ये आपकी क्या हो गई, एरिया सदिश है ना, जैसे ये हो, ये वाला, ये हमारा क्या है, क्षेत्रफल हो गया। अब इस पर ये क्या हो गया, लंबवत सदिश खींच दी गई है, ठीक। तो ये आपकी क्या होगी, एन कैप हो गई है ना, या नीचे की। तो इसी से अब इसका जितना एरिया होगा उतना इसका भी मान होगा बाहर की ओर, ठीक। तो ये हमारी क्या कहलाती है, क्षेत्रफल सदिश कहलाएगी, ठीक। तो ये हो गई, तो इसका फार्मूला क्या होगा, तो डेल ए इक्वल टू क्या होगा, डी ए और वेक्टर एन कैप लग गया, ठीक है। तो एन कैप क्या होती है, तो एन कैप को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे मैंने लिख दिया, जहाँ एन कैप क्या होता है, क्षेत्रफल अवयव पर बाहर की ओर खींचे गए अभिलंब की दिशा में एकांक सदिश होती है। क्या होती है, एकांक सदिश होती है, ठीक। यदि कोई संपूर्ण पृष्ठ ए समतल है, उससे संबद्ध क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, तो ए वेक्टर ए इक्वल टू ए इंटू एन कैप, ठीक। एन कैप क्या होती है, समतल के बाहर की ओर खींचे गए अविलंब दिशा में एकांक सदिश होती है, ठीक। तो ये हो जाती है सदिश, है ना। अब इसी से रिलेटेड एक और कंडीशंस आपको मिलेगा, समतली कोण क्या होती है। वैसे ये आप समझ लीजिए एक्स्ट्रा शॉर्ट की कंडीशंस है। तो समतली कोण है ना, तो समतली कोण क्या होती है, किसी वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण को समतल कोण कहते हैं, ठीक। अब समझिए, जैसे मान लो ये कोई सर्कल, ये हो गया सर्कल, ठीक। अब इस सर्कल के क्या लिखा है, किसी वृत्त के है ना चाप द्वारा, जैसे ये सर्कल है, ये सेंटर पॉइंट है। अब इसमें कोई चाप ले लो, ये हो गई, ये चाप हो, ठीक। अब इस चाप द्वारा इसके केंद्र पर जो एंगल बनता है, जैसे ये एंगल है ना, इस चाप द्वारा इसके सेंटर पे केंद्र पर जो एंगल बनता है, यही एंगल हमारा क्या कहलाता है, समतल कोण या समतली कोण कह सकते हो, या केवल कोण कह सकते हो, यही कोण हमारा होता है, ठीक। तो जैसे इसका फार्मूला क्या लिखा हुआ है, समतली कोण है ना, तो समतली कोण जैसे कोण हो गया है ना, तो चाप बटे त्रिज्या, जैसे ये आपकी हो गई ए, ये हो गई बी, तो ये पूरी वैल्यूज़ हमारी क्या कहलाती है, चाप कहलाती है, ठीक है ना। इस पूरी वैल्यूज़ को हम क्या कहते हैं, चाप कहते हैं। तो इसके चाप द्वारा इसके केंद्र पर जो कोण बनता है, यही कोण हमारा क्या कहलाता है, समतल कोण कहलाता है। तो समतल कोण बराबर क्या हो गया, चाप की लंबाई, ठीक। अब चाप की लंबाई यानी ये वाली लेंथ, अगर ये लेंथ हमारी यल है तो चाप की लंबाई, और फिर ये आपका भाई सर्कल है तो सर्कल की कोई ना कोई रेडियस होती है, तो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या पढ़ा है ना, तो भाई ये चाप की लंबाई बटे त्रिज्या, ठीक। तो ये हमारा हो जाएगा। अब इसका मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक होता है भैया रेडियन, ठीक। इसका मात्रक क्या होता है, रेडियन होता है, ये ध्यान रखना, इसका मात्रक क्या हो गया, रेडियन हो गया। अब अगर मान लो सपोज करो, जैसे यहाँ पे आपका कंडीशंस हो गया, थीटा इक्वल टू क्या हुआ, यल अपान आर, ठीक। ये फार्मूला, अगर हम यल को किसके बराबर लेट कर लें, आर के बराबर, तब हमारा कंडीशंस क्या हो जाएगा, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा यल अपान यल, यल से यल कट जाएगी, तो यहाँ से थीटा की वैल्यूज़ कितनी आ गई, 1, ठीक।
तो ये वही लिखा है, यदि एल बराबर आर हो तो थीटा इक्वल टू 1 रेडियन हो जाएगा। अब यहाँ से एक रेडियन की परिभाषा क्या बता रहा कि जैसे ये जो एंगल बन रहा है ना, एक रेडियन वह कोण होता है जो वृत्त की त्रिज्या के बराबर लंबाई के चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, एक रेडियन कहते हैं। ठीक, तो इसकी परिभाषा भी जरूर याद रखिएगा, कभी कभार वैसे ज़्यादा तो नहीं आता लेकिन कभी पूछ लिया जाता है, तो ये ध्यान रखना। ठीक, तो ये हो गया। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला कंडीशन। ठीक, तो अगला टॉपिक है घन कोण, जिसे हम सॉलिड एंगल के नाम से जानते हैं। ठीक, तो घन कोण क्या होता है, क्या लिखा है, किसी गोलीय पृष्ठ के सूक्ष्म खंड द्वारा उसके केंद्र पर आंतरित कोण को घन कोण कहते हैं। ठीक, क्या लिखा है, किसी गोलीय पृष्ठ, है ना। चलो देखो, ये हो गया आपका डेफिनेशन, है ना। किसी गोलीय पृष्ठ के सूक्ष्म खंड द्वारा उसके केंद्र पर। अब ध्यान से समझो, अगर हम लोग समझना चाहें, ठीक, तो आपको समझा देते हैं कि घन कोण क्या होती है। जैसे ये मान लो कोई सर्कल है, ठीक, ये है गोलीय पृष्ठ। ठीक, अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, ये गोलीय पृष्ठ हो गया। अब गोलीय पृष्ठ में हम क्या करते हैं, एक सूक्ष्म खंड ले लेते हैं, जैसे ये हो गए। ठीक, अब इस सूक्ष्म खंड द्वारा इसके सेंटर पे, ये देखिए यहाँ, ये इसका सेंटर पॉइंट है, तो इसके सेंटर पे जो एंगल ड्रॉ हो रहा है, ये वाला एंगल, यही एंगल हमारा क्या कहलाता है, घन कोण कहलाता है। और इसे हम किससे प्रेजेंट करते हैं, ओमेगा। तो ये सूक्ष्म खंड होती है डीए। ठीक, ये हो गया, तो ये हो गया। तो वही लिखा है, किसी गोलीय पृष्ठ के सूक्ष्म खंड द्वारा उसके केंद्र पर बनने वाला कोण ही क्या कहलाता है, घन कोण कहलाता है। ठीक, अगर मान लो इसकी रेडियस क्या होगी, आर, है ना, यदि गोलीय पृष्ठ की त्रिज्या आर हो, तब उसके पृष्ठ क्षेत्रफल डीए पर सूक्ष्म खंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण, तो इसका फार्मूला क्या बन जाएगा, तो इसका फार्मूला बन जाता है डी ओमेगा इक्वल टू डी ए अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, तो ये इसका फार्मूला बन जाता है, डी ओमेगा इक्वल टू क्या होगा, डी ए अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, इसका मात्रक क्या होगा, तो इसका मात्रक स्टेरेडियन होता है। ठीक, अब अगर हम डी ए बराबर आर स्क्वायर के रख दिया जाए, ठीक, जो अभी हमने आपको फार्मूला बताया, उस फार्मूले में अगर हम डी ए को किसके इक्वल रख दें, आर के इक्वल रख दें, ठीक, तब हमारा क्या होगा, तो ओमेगा इक्वल टू क्या बताए थे, डी ए अपान आर स्क्वायर, यही तो था। अब यहाँ पे जब डी ए की प्लेस पे आर स्क्वायर रखोगे तो क्या होगा, ओमेगा इक्वल टू आर स्क्वायर अपान आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो ओमेगा इक्वल टू क्या हो गया, 1 आ गया। तो यही लिखा है, ओमेगा इक्वल टू 1 रेडियन। ठीक, अब यहाँ से स्टेरेडियन की डेफिनीशन बनेगी, तो स्टेरेडियन की डेफिनीशन क्या होगी, तो क्या लिखा हुआ है, आता है एक स्टेरेडियन वह घन कोण है जो गोलीय पृष्ठ के वृत्त की त्रिज्या के वर्ग के बराबर क्षेत्रफल वाले खंड द्वारा गोले के केंद्र पर आंतरित किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, स्टेरेडियन। ठीक, अब अगर मान लो यहाँ पे जैसे एरिया हमने ले लिया, छोटा सा एरिया, ठीक, तो पहले इसको इरेज कर देते हैं। ठीक, अब क्या कह रहा है, गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब ये जैसे गोला होता तो गोले के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ठीक, संपूर्ण पृष्ठ पूछा गया तो संपूर्ण पृष्ठ का होगा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो यही लिखा है, गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल ए बराबर क्या हो गया, 4 पाई आर स्क्वायर। तो गोले के संपूर्ण पृष्ठ द्वारा उसके केंद्र पर आंतरिक कोण, तो ए के प्लेस पे जब इसकी वैल्यूज रखोगे तो ओमेगा इक्वल टू ए के प्लेस पे हो गया 4 पाई आर स्क्वायर, नीचे आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा तो ओमेगा की वैल्यूज किसके बराबर आ जाएगी, तब ओमेगा हमारी किसके बराबर हो जाएगी, 4 पाई। ठीक, इसके बराबर हो जाती है, तो यही लिखा गया 4 पाई रेडियन। ठीक, तो आई होप इतना आप समझ चुके हैं। ठीक, चलते हैं अब आगे। तो इसी तरह अच्छे से नोट्स बना लो भाई, पूरा हमने आपको नोट्स बना के यहाँ पे प्रोवाइड करा रखे हैं। ठीक, तो आप लोग इसी तरह नोट्स बना सकते हैं। ठीक,
ये हो गया। तो इसको अच्छे से आप लोग बढ़िया नोट्स बना लीजिए। ये हो गई इसकी वैल्यूज। ठीक, चलो आगे देखो क्या कह रहा है। फिर कह रहा है यदि बिंदु O केंद्र मानकर त्रिज्या r गोला खींचे तब क्षेत्रफल अवयव गोले के पृष्ठ पर प्रक्षेप dA cos थीटा हो जाता। ठीक, तो उस कंडीशंस में उसके गोले के केंद्र पर जो आंतरिक कोण होगा वो कितना होगा, डी ओमेगा इक्वल टू डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर। ठीक, तो इसको कैसे लिखना है ये देखो यहाँ पे मेंशन कर दिया गया। ठीक, घन कोण, तो ये देखो यहाँ पे बनाया गया, ये इसका कंडीशंस दे दिया गया, पूरा पूरा यहाँ पे बना हुआ है। ठीक, तो इस तरह से इसको लिख लेना, ये है ना यहाँ पे, तो ये पूरा आपको घन कोण मेंशन कर दिया गया। ठीक, अच्छे से इसको सीखिए और अच्छे से करना सीखिए। ठीक है ना। अब इसके बाद है वैद्युत फ्लक्स, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए। ठीक, वैद्युत फ्लक्स क्या होती है, तो क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। अब सबसे पहले तो ध्यान दे लो, इसमें जो भी हमारा पृष्ठ होता है, जैसे मान लो हमने कोई जो है क्षेत्रफल है ना, एरिया ये बना दी। ठीक, ये हो गई। अब इसमें क्या होती है कि जितनी भी वैद्युत बल रेखाएं है ना, जैसे अगर हम वैद्युत बल रेखाओं की संख्या बनाएं, ठीक, ये हो गई। ठीक, जैसे एक रेखा ये जा रही है, ये जा रहे हैं, ठीक, ये जा रहे हैं, तो किसी भी क्षेत्र यानी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी तल के अभिलंबवत जितनी भी वैद्युत बल रेखाएं गुजरती हैं, उन वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही हम क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स। तो यहाँ से याद रख लो कि जितनी ज़्यादा वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी उतना ही ज़्यादा उसका वैद्युत फ्लक्स होगा। ठीक, तो वैद्युत क्षेत्र में किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या ही क्या कहलाती है, वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। ठीक है ना, ये होती है। तो जैसे यहाँ पे दिया गया है ना, यहाँ पे क्या लिखा है कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब वैद्युत फ्लक्स को कैसे प्रेजेंट किया जाता है, फाई से। अब अगर मान लेते हैं कि कोई आपका जो है क्षेत्रफल है जिसका क्षेत्रफल अत्यंत सूक्ष्म है, अर्थात dA किसके बराबर है, 0, तब अगर हम इसको समाकल के पृष्ठ से दिखाएं तो संपूर्ण पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स की जो वैल्यूज होती है वो क्या होती है, फाई ई इक्वल टू लाइन इंटीग्रल या सरफेस इंटीग्रल ई डी ए, ये फार्मूला हो जाता है। ठीक, अब आपको पता है यहाँ पे जो डॉट प्रोडक्ट होता है, ठीक, जैसे ए डॉट बी ये लिखा हुआ, तो ए डॉट बी इक्वल टू क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है। तो यहाँ से ये कंडीशंस भी रख सकते हैं। ठीक, तो पहले तो ये जो हमने लाइन इंटीग्रल बनाई है एस, ये क्या होती है, संपूर्ण पृष्ठ के लिए पृष्ठ समाकलन को प्रेजेंट करती है। ठीक है ना, तो वो चीज़ है। तो वही चीज़ यहाँ पे प्रेजेंट कर दिया गया है। वैद्युत क्षेत्र में स्थित पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के क्षेत्रफल के समाकल के बराबर होता है। तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए वैद्युत क्षेत्र, तो अभी मैंने बताया ना कि ए डॉट बी इक्वल टू क्या होता है, तो ए डॉट बी इक्वल टू होता है ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, फाई ई इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा। ठीक, तो इस फार्मूले को जरूर याद रखिएगा। तो ये हो गया आपका अगला फार्मूला। ठीक, अब आगे देखो, इसमें कुछ केसेस होती हैं वो ध्यान रखना, विशेष स्थितियाँ। ठीक, अगर मान लीजिए कि जो समतल अब वैद्युत पृष्ठ है ना, यानी कि जो वैद्युत बल रेखाएं हैं और आपका जो क्षेत्रफल सदिश है, दोनों की डायरेक्शन क्या हो जाए, एक ही हो जाए, है ना, दोनों की डायरेक्शन क्या हो जाए, एक ही हो जाए। सपोज करो जैसे ये मान लो कोई एरिया है ना, ये। अब यहाँ पे अगर हम बात करें क्षेत्रफल सदिश की, तो क्षेत्रफल सदिश किधर होगा, तो क्षेत्रफल सदिश ये हो गई, है ना, ये हो गई क्षेत्रफल सदिश डी ए। ठीक, ये हो गया, या ए से प्रेजेंट कर, चलो ए से प्रेजेंट करते हैं, ये क्षेत्रफल सदिश हो गई ए। और यहाँ पे अगर हम वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, है ना, तो ये अब ये वैद्युत बल रेखाएं हो गई, तो इसका भी डायरेक्शन जो है किधर है, इधर हो गई। तो दोनों के डायरेक्शन क्या हो गए, सेम हो गए। तो थीटा बराबर कितना हो गया, 0 डिग्री। तो जब थीटा बराबर 0 डिग्री होगा तो फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई ए कॉस 0 डिग्री। और कॉस 0 की वैल्यूज़ क्या होती है, 1।
तो cos 0 की वैल्यूज़ 1 हो जाएगी, तो यहाँ पे हमारा जो फ्लक्स होगा वो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका phi E इक्वल टू ई ए। तो यही लिखा गया phi E इक्वल टू ई। क्लियर। अब इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन से, तो नेक्स्ट कंडीशन देखो समझो क्या है, कंडीशन नंबर सेकंड। तो कंडीशन नंबर सेकंड पे क्या कह रहा है, यदि समतल पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के समांतर हो। अब देखो यहाँ पे अगर हम इसकी कंडीशंस बनाएं, जैसे ये पृष्ठ हो गया है ना ये, अब इसका अगर हम क्षेत्रफल सदिश की बात करें तो इसका क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, इसके या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे, चलो ये ऊपर की तरफ ये हो गया, ठीक। बट वैद्युत बल रेखा है तो ऐसे गुजर रही है ना ये ई, तो यहाँ पे इनका जो एंगल होगा वो कितना होगा, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री बन जाएगा। तो जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा तो फिर से हम यहाँ पे जब वैल्यूज रखेंगे तो क्या हो जाएगा, फाई ई इक्वल टू ई ए कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 की वैल्यूज़ क्या होती है, 0। तो जब 0 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी पूरी वैल्यूज़ क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा, तो यहाँ पे आपका फार्मूला है फाई ई इक्वल टू 0, ठीक। नेक्स्ट कंडीशंस क्या हो जाएगी, अब यहाँ पे कुछ नोटेड चीज़ हैं वो ध्यान रखना। यदि वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ से बाहर निकल रही हैं तब फ्लक्स क्या होगा, धनात्मक होती है, और यदि पृष्ठ में प्रवेश कर रही हैं तो फ्लक्स क्या होगी, ऋणात्मक होगी। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक। यानी जैसे मान लो कोई पृष्ठ है आपका ये, ठीक, अगर इसमें वैद्युत बल रेखाएं, अब हम यहाँ पे वैद्युत बल रेखाएं खींचते हैं, जैसे ये हो गई ये, ठीक। तो इसमें क्या हो गई, अगर हम यहाँ से कंडीशन समझें तो ये अंदर की तरफ जो वैद्युत बल रेखा है अंदर प्रवेश करेंगे, अंदर पृष्ठ की ओर जा रहे हैं, ठीक। तो जो पृष्ठ की ओर, जैसे ये क्या हो रहे हैं, पृष्ठ की ओर जा रहे हैं, तो पृष्ठ की ओर जाने वाली जो वैद्युत बल रेखाएं होंगी ये हमेशा क्या होंगी, ऋणात्मक होंगी, ठीक। और जो बाहर निकलेंगी, जैसे ये बाहर निकल रहा है, ये बाहर निकल रहा है ना, ये निकल रहे हैं, ठीक। तो बाहर की ओर जाने पे ये फ्लक्स हमारी फाई ई जो होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी, और यहाँ पे फाई ई जो होगी वो हमारी क्या होगी, निगेटिव होगी, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अब यहाँ पे देखना एक टॉपिक और दिया गया है, कंडीशन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, इस प्रकार वैद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के क्षेत्रफल के अभिलंब घटक के पृष्ठ समाकल के बराबर होता है, ठीक। तो ये चीज़ आप जरूर याद रखिएगा, है ना। तो ये 2 नोटेड पॉइंट है, इन दोनों नोटेड पॉइंट को आप दिमाग में फिट रखिए, ठीक। इसको ये है, तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत हो तो आप बताइए, ठीक। देखो कैसे लिखना है वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा स्टार, ठीक है। तो पूछी जाती है तो किसी भी प्रकार से हम इसको अच्छे से परिभाषित कीजिए। तो क्या कह रहा है, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा लिखिए। तो क्या हो गया, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ क्षेत्रफल के अभिलंब गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, ठीक। फाई इसे प्रदर्शित किया जाता है, पूरा यहाँ पे दे दिया गया, हर चीज़ एकदम अच्छे से मेंशन कर दिया गया। तो यहाँ पे कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, सब कुछ आपका दिया गया। मात्रक क्या होता है, वोल्ट मीटर, अभी हम इसकी यूनिट के बारे में जानने वाले हैं, ठीक। तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के क्षेत्रफल के अभिलंब गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ये देखो यहाँ पे पूरा हमने फिगर से मेंशन कर दिया, तो ऐसे ही आपको लिखना है, ठीक है ना। अगर इसमें कोई डाउट हो तो बताइए। ये देखिए यहाँ पे है ना, इस तरह से बढ़िया से लिखने का प्रयास करो, IMP है, ठीक। पूरा हमने आपको यहाँ पे मेंशन करके किस कंडीशंस पे कौन सा लिखना है ये सब चीज़ें आप लोग अच्छे से समझ लें, ठीक। तो क्लियर हो गया यहाँ। अब देखिए, अब हम लोग फ्लक्स की, है ना, फ्लक्स की मात्रक और बीमा के बारे में जान लेते हैं कि वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होगा और बीमा क्या होगी, ठीक। तो चलिए देखते हैं। तो ये लिखा हुआ, ठीक, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक और बीमा। चलो समझते हैं कैसे निकालते हैं। तो देखिए, जैसा कि हमने आपको फार्मूला बताया था, फाई ई इक्वल टू क्या था, ई ए, है ना। ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र, और ए क्या है, क्षेत्रफल। तो अगर हम यहाँ पे मात्रक की बात करेंगे तो मात्रक क्या निकलेगा, तो इसका मात्रक वैद्युत क्षेत्र है, तो वैद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम, और क्षेत्रफल का क्या होता है भैया, मीटर स्क्वायर होता है, ठीक। क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। तो इसकी जो SI यूनिट बनेगी वो क्या हो जाएगी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, न्यूटन
मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ठीक, क्या हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम हो गया। ठीक, अब इसकी अदर यूनिट भी होती है, तो अन्य मात्रक, तो अन्य मात्रक याद रख लो, अन्य मात्रक में क्या होगा, वोल्ट प्रति मीटर भी होता है। क्या होगा, वोल्ट प्रति मीटर, इसका दूसरा मात्रक भी होता है। ठीक, नहीं, वोल्ट प्रति मीटर नहीं, वोल्ट प्रति मीटर नहीं, वोल्ट इंटू मीटर होगा। ठीक है ना, क्या होगा, वोल्ट इंटू मीटर, वोल्ट इंटू मीटर होगा। ठीक, कैसे आया देखो समझो, अभी अभी मैंने आपको बताया किसका, जैसे ई होती है ना, ई, अगर इसको देखें ई, तो ई इक्वल टू क्या होता है, ई का होता है वोल्ट प्रति मीटर होता है, वोल्ट का, ओ सॉरी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, है ना। तो यहाँ पे जब रखेंगे तो क्या हो गया, अब ई के प्लेस पे इसकी वैल्यूज रखेंगे, तो वोल्ट प्रति मीटर इंटू मीटर स्क्वायर, तो 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, तो क्या होगा, वोल्ट इंटू मीटर होगा, तो गुणा में होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब इसके बाद इसकी बीमा निकाल लेते हैं, तो बीमी सूत्र है ना, बीमी सूत्र, तो बीमी सूत्र क्या होगा, तो बीमी सूत्र के बारे में जान लेते हैं, बीमी सूत्र कैसे निकालना है। तो जैसे हमने आपको बताया था न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, है ना, तो न्यूटन का क्या होता है, mL/t-2 हो जाएगा। ठीक, और इसके बाद क्या हो गया मीटर, तो मीटर का L स्क्वायर हो जाएगा, और प्रति कूलम, तो कूलम का क्या होता है, AT हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कंडीशंस क्या बनेगा, तब हमारा कंडीशंस बन जाएगा m, ये हो गया। ठीक, फिर L स्क्वायर L की पावर 3 हो जाएगी। ठीक, L की पावर क्या हो जाएगी, 3, और फिर t ऊपर गया तो t की पावर -3 हो जाएगा, t की पावर -3, और फिर a ऊपर जाएगा तो a की पावर -1 बन जाएगा। ठीक, ये हो गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो ये देखिए इसका फार्मूला बन गया, ब्रैकेट्स लगाओ, m L की पावर 3, t की पावर -3, a की पावर -1, ये होगी इसका बीमा। ठीक, तो ये हो गई इसकी बीमा। यहाँ तक कोई डाउट, तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक, अगला टॉपिक हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक, तो आप लोग इतना आज याद रखें। अब आपसे कहना चाहेंगे, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।